बाद आता है इंडोनेशिया के इतिहास का सबसे प्रमुख राज्य, जिसका वक्त कहते हैं कि इंडोनेशिया के इतिहास का स्वर्णिम काल था, यानी कि गोल्डन एज। इस राज्य का नाम था द किंगडम ऑफ माजापाहित और ये एक हिंदू राज्य था जिसका सबसे प्रसिद्ध नायक था गजामेड़ा। ये बात मैंने अपने पिछले एपिसोड के अंत में कही थी और आज मैं इसी की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। इसी एपिसोड में मैं आगे चल के राजकुमारी राशमी की कहानी भी आपको सुनाऊंगा, इसलिए एपिसोड पूरा सुनिएगा, मजा आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। श्रीविजया और मातरम राज्य खत्म होने के बाद जावा द्वीप पर एक हिंदू राज्य आता है जिसका नाम था सिंगसारी, माने स्लीपिंग लायन, जिसके राजा थे केरता नगारा। अब जिन भी लोगों ने मेरा पिछला एपिसोड देखा है वो सोचेंगे कि इन्होंने तो बताया था कि जावा द्वीप पर मातरम राज्य था और शैलेंद्र राजवंश था, तो ये सिंगसारी राज्य कहाँ से आया। आइए मैं आपको मातरम राज्य और सिंगसारी राज्य की कड़ी समझाता हूँ। मातरम राज्य के शैलेंद्र राजवंश के आखिरी राजा श्री महाराजा सिंदोक के समय ऐसा माना जाता है कि मध्य जावा में स्थित मेरापी ज्वालामुखी फटा था और इसलिए राजा ने अपनी राजधानी पूर्वी जावा में बना ली और अपना राज्य पूर्वी जावा में स्थापित किया। इस नए राज्य के राजवंश को अब ईशाना राजवंश कहा गया है। ये बात हमें कलकत्ता म्यूजियम में रखे एक इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, जिसमें ईशाना राजवंश के बारे में बताया गया है राजा सिंदोक से लेके राजा एयरलंगा तक। ये जो पीरियड है सिंदोक से लेके एयरलंका तक, इस समय श्रीविजय राज्य ताकतवर होता गया और जावा के राज्य कमजोर होते गए, मगर एयरलंगा के समय चोला श्रीविजय को हराते और एयरलंगा फिर से जावा द्वीप के राज्य को बढ़ाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। एयरलंगा अपने राज्य का नाम रखते हैं कहूरी पान। एयरलंगा कहूरी पान के इकलौते राजा थे क्योंकि वो ये राज्य अपने दो पुत्रों में बांट देते हैं, जंगला और कदीरी। अब आता है एक शख्स जावा द्वीप के इतिहास में जिसका नाम था कैन आरोक। कैन की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, मगर वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। मगर कैन कदीरी राज्य को हराकर स्थापित करते हैं एक हिंदू सिंगसारी राज्य और कैन के राजवंश का नाम होता है राजस राजवंश। अब इस राजस राजवंश और ईशाना राजवंश यानी कि सिंगसारी और कदीरी में हमेशा जंग चलती रहती थी जावा द्वीप पे राजगद्दी को लेके। सिंगसारी राजवंश के 5वें राजा राजा केरता नगारा के समय ये राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमाओं तक जाता है। अब जावा इतिहास में आगे जो होने वाला है वो हो सकता है कि आपको बहुत अचंभित कर दे, और शायद कर ही देगा, क्योंकि राजा केरता नगारा के समय मंगोल राज्य सिंगसारी पर अटैक करता है। अब मेरी तरह आप भी ये सोच रहे होंगे कि एशिया के मध्य में रहने वाले घुड़सवार सेना वाले मंगोल जमीन से इतना दूर जावा द्वीप पर आखिर क्या करने आए या क्यों लड़ने आए। तो आइए मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको समझाता हूँ। हजारों सालों तक इंडोनेशिया के राज्य और चाइना का एक ट्रेड संबंध था। आप ऑफिशियली इसको ट्रेड नहीं कह सकते क्योंकि चीनी राज्यों में ट्रेड या व्यापार करना गलत माना गया है। ये एक ऐसा ट्रेड था जिसमें इंडोनेशिया के राजा चाइना के लिए गिफ्ट भेजते थे और रिटर्न में चाइना पॉटरी, सिल्क और बाकी कीमती चीजों के उपहार इंडोनेशिया के राजाओं के लिए भेजते थे। मगर जब कुबलाई खान, मंगोल्स के जो सबसे बड़े राजा थे, जब चाइना पे अटैक कर जीत हासिल करते हैं तो ये लेन देन टूट जाता है। मंगोल राजा चाहते थे कि सिंगसारी राज्य मंगोलों के सामने झुक जाए और गिफ्ट भेजता रहे, मगर राजा केरता नगारा को यह मंजूर न था। मंगोल खान ने 3 बार अपने दूत राजा केरता नगारा के पास भेजे थे, मगर तीनों बार राजा केरता नगारा ने उन्हें लौटा दिया और आखिरी बार तो कहते हैं कि शायद कान काट के वापस भेजा तब दूतों को। इससे गुस्सा होकर खान ने मंगोल सेना भेज दी केरता नगारा को मारने और आदेश दे दिया कि जावा में एक ऐसे इंसान को राजा बनाकर वापस आना जो मंगोलों को वैसल बनने को राजी हो। यह आदेश पाकर जब मंगोल सेना जावा द्वीप पहुंचती है तो उसे कुछ और ही पता चलता है। उसे पता चलता है कि राजा केरता नगारा मारा जा चुका है और राज्य अब केदीरी के पास है। ये क्या हुआ? आइए मैं समझाता हूं कि आखिर इस दौरान जावा द्वीप पर क्या हुआ। तो हुआ ये कि राजा केरता नगारा के खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ जो कि कदीरी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि मैंने आपको बताया था सिंगसारी और कदीरी के बीच लड़ाई चलती रहती थी। राजा ने सोचा कि ये रिवोल्ट पूर्व यानी कि ईस्ट तरफ से है
और वो अपनी सेना अपने दामाद श्री नारायण संग्रमा विजया, जिन्हें रैडन विजया भी बुलाया जाता था, के साथ पूर्व भेज देते हैं रिवोल्ट को रोकने। मगर राजा को ये गलत फहमी थी, क्योंकि रिवोल्ट पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से एक साथ था और पश्चिमी रिवोल्ट वाली सेना राजधानी में घुस जाती है और उन्हें मारकर राज्य जीत जाती है। इधर पूर्वी जावा में राडन विजया को जब पता चलता है तो पहले तो वो लड़ते हैं, मगर सेना कम होने की वजह से जान बचा के पूर्वी जावा के जंगलों में छिप जाते हैं। इस जंगल में कहते हैं कि ज्यादातर वृक्ष बेल पत्र के थे, जो कि खाने में कड़वे थे। इसलिए राडन विजया ने कहा कि अगर वो भविष्य में जावा में अपना खुद का एक राज्य बनाएंगे तो वो उस राज्य का नाम रखेंगे इस कड़वे फल पर, मजापाहित, यानी कि बिटर फ्रूट। ये नाम उन्हें याद दिलाएगा कि उन्होंने शुरुआत आखिर कैसे की थी। मंगोल सेना जब पूर्वी जावा के तट पर उतरती है तो उसे पता चलता है कि राजा कीर्तनगारा तो मारा जा चुका है, जिसे मारने के लिए उन्हें भेजा था। लेकिन इसी समय राडन विजया उनके पास एक प्रपोजल भेजते हैं। राडन कहते हैं कि अगर मंगोल सेना उनकी मदद करेगी, उनका सिंहासन वापस दिलाएगी, तो वो मंगोल सेना को खूब सारा धन देंगे और अपने राज्य को मंगोल सेना के अधीन भी बना लेंगे। मंगोल सेना विचार करती है और फिर मान जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिर यही तो करना था, एक ऐसा राजा राजगद्दी पे बैठाना था जो कि उनके अधीन रहे और उन्हें उपहार समय समय से भेजता रहे। लेकिन कितनी मजेदार बात है राजनीति की कि जो सेना कीर्तनगारा को मारने आई थी वो खुद उसके दामाद राडन विजया को गद्दी पर बैठा रही थी। खैर, राडन विजया मंगोलों की मदद से ये जंग जीत जाता है और जीत की खुशी में एक शानदार फीस्ट रखता है। मंगोल सेना जीत और दावत के नशे में चूर भर पेट होकर बेखबर सो रही होती है, जब अचानक से राडन विजया की सेना उन्हें घेर ले और मौत के घाट उतारना शुरू करती है। एक कत्लेआम होता है और मंगोलों की बची हुई सेना जावा से भाग जाती है अपनी नावों में। मंगोल सिंगसारी से हार गए थे और ऐसे स्थापना होती है हिंदू मजापाहित राज्य की। राडन विजया के बाद उनका पुत्र जयानगारा अगला राजा बनता है। जयानगारा के समय भी कई रेबेलियन होते हैं किडीरी के, जिन्हें वो रोकते हैं, मगर इनमें से एक था कूटी रेबेलियन, जो कि इतना खतरनाक था कि इस समय राजा जयानगारा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के राजमहल से भाग पाते हैं। वो अपने कुछ वफादार अंगरक्षकों के साथ एक जंगल में पनाह लेते हैं। इन अंगरक्षकों का सेनापति था गजामेड़ा, जिसका अर्थ होता है एलिफेंट कमांडर। गजा राजा को अपने सैनिकों के साथ छोड़ के अकेले राजधानी जाता है और ये पता लगाता है कि आखिर कितने लोग हैं जो इस कूटी रेबेलियन के साथ हैं। आकलन करने पर उसको पता चलता है कि ज़्यादा नहीं है और वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है। गजा फिर राजधानी में उपस्थित सेना में से अपने वफादार सैनिकों को अलग कर अपनी सेना में जोड़ता है और फिर इस बड़ी सेना के साथ राजधानी पर अटैक करता है और रेबेलियन खत्म कर देता है। जयानगारा फिर से राजगद्दी पर बैठता है और वो गजामेड़ा से खुश होकर उनको अपना प्रधानमंत्री बना देता है। इसके बाद धीरे धीरे गजामेड़ा एक ताकतवर प्रधानमंत्री बनने लगता है और जयानगारा एक अय्याश राजा बन जाता है। जयानगारा की एक बहुत ही बुरी आदत थी, उससे अगर अपने राज्य की कोई औरत, चाहे वो उसके मंत्री की पत्नी ही क्यों ना हो, अगर पसंद आ जाती थी तो वो उसे अपनी कंसॉर्ट बना लेता था। हालांकि बात आपको अभी बुरी लग रही होगी, लेकिन उस समय इंडोनेशिया में ऐसा कल्चर था, परंतु ये राजा कुछ ज़्यादा ही खराब था इस मामले को लेकर। इस आदत की वजह से कहते हैं कि एक ऑपरेशन के समय जयानगारा के डॉक्टर टंका ने उसकी गर्दन काट के उसे मार डाला। उस समय गजामेड़ा कक्ष में ही थे और ये देख गजामेड़ा टंका को उस समय मार देते हैं। अब इसके पीछे भी दो कहानियां बताई हैं। पहली तो ये कि टंका ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जयानगारा ने टंका की पत्नी को भी अपनी कंसॉर्ट बनाने की सोची थी या शायद बना लिया था। और दूसरा ये कि ये सारी प्लानिंग गजामेड़ा की ही थी। गजामेड़ा असल में त्रिभुवना विजय टुंगा देवी का खास था और अय्याश जयानगारा को वो मरवाना चाहता था, इसलिए उसी ने जयानगारा को मार के टंका को भी मार दिया और मृत्यु का दोष टंका के गले लगा दिया, क्योंकि उस समय कक्ष में केवल टंका और गजामेड़ा ही उपस्थित थे। जो भी हो, जयानगारा का कोई पुत्र नहीं था और इसलिए राजगद्दी पर आती है त्रिभुवना विजय टुंगा देवी और गजामेड़ा के हाथों में अब और भी ताकत आ जाती है। लेकिन ये त्रिभुवना विजय टुंगा देवी और गजामेड़ा का ही समय था
जब मजापाहित राज्य पूरे इंडोनेशियन द्वीप पर फैल जाता है। इन हजारों द्वीपों के सभी राज्य या तो मजापाहित राज्य में मिल जाते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। कहते हैं गजा मेड़ा ने एक ऐसा संकल्प लिया था कि जब तक वो इन सब द्वीपों को मिला नहीं लेगा वो स्पाइस नहीं चखेगा, यानी कि सादा खाना खाएगा। आज के इंडोनेशिया में जितने भी द्वीप एक साथ एक देश के झंडे के नीचे आज दिख रहे हैं, ये मजापाहित राज्य से प्रेरित होकर एक देश में बने हैं। मगर इस विशाल मजापाहित राज्य में एक राज्य ने जुड़ने से मना कर दिया, और मजेदार बात यह है कि वो राज्य मजापाहित राज्य की राजधानी वाले जावा द्वीप का ही एक राज्य था, जिसका नाम था सुंडा राज्य। खैर, त्रिभुवना विजयतुंगा देवी के बाद उनके पुत्र राजस नगारा अगले राजा बनते हैं, जिन्हें हयम वुरुक भी बुलाया जाता है। इनका समय कहते हैं इंडोनेशिया के इतिहास का स्वर्णिम काल था। मजापाहित राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमाओं तक गया और इंडोनेशियन द्वीप समूह के आर्ट, लिटरेचर, नाटक कला पूरे विश्व में फैलनी शुरू हुई। इन्हें एक बहुत ही ब्राइट, टैलेंटेड, स्किल्ड इन आर्ट एंड वॉरफेयर जैसा राजा कहा जाता है। इन्होंने महाभारत और रामायण को लेदर पपेट्री, जिसे कि वायांग कुलित के माध्यम से बताना शुरू किया, और वो आज भी विश्व प्रसिद्ध कला है। राजस नगारा राजा बनने के बाद इन्होंने सुंडा राज्य को भी मजापाहित में मिलाने की सोची, मगर लड़ाई की बजाय शादी के संबंध से। इन्होंने सुंडा राज्य की राजकुमारी सिट्रा रश्मि से विवाह करने का सोचा, और इसी संबंध में उन्होंने अपने राज्य के प्रमुख पंडित पति मधु को सुंडा राज्य भेजा विवाह का न्योता लेके। राजकुमारी रश्मि प्रभु महाराज लिंग बुआना विशेषा की पुत्री थी, और सुंडा राज्य का पूरा शाही परिवार इस न्योते में खुश होकर मजापाहित राज्य की राजधानी के लिए निकलता है। मजापाहित राज्य की राजधानी मजापाहित शहर को अब त्रोवुलित के नाम से जाता जाता है। राजधानी पहुंचने के बाद सुंडा का ये शाही परिवार अपना डेरा राजधानी की उत्तर की तरफ बुबाट स्क्वायर के नजदीक जमाता है और राजा का इंतजार करता है। मगर स्वागत के लिए राजा की बजाय आता है गजा मेड़ा। गजा मेड़ा अपनी सेना के साथ आते हैं और सुंडा के राजा से कहते हैं कि वो मजापाहित राज्य की हुकूमत कबूल करें। इसके अलावा उन्हें अपनी राजकुमारी रश्मि को राजा की कॉन्क्यूबाइन के रूप में देनी होगी। ये इस बात का सबूत होगी कि सुंडा के राजा ने मजापाहित राज्य की हुकूमत कबूल कर ली है। इस अपमान को सुन सुंडा के राजा प्रभु महाराज लिंग बुआना विशेष गुस्से से लाल हो जाते हैं और शाही विवाद तोड़कर वापस सुंडा राज्य निकलने की तैयारी करते हैं। मगर गजा मेड़ा अपनी विशाल और ट्रेन सेना से उनको चारों ओर से घेर लेता है। सुंडा राजा गजा मेड़ा के इस छल को अब समझ गए थे। वो जानते थे कि यह लड़ाई नहीं बल्कि ब्लैकमेल है, और अगर नहीं माने तो कत्लेआम यानी कि मैसेकर है। ये जानते हुए भी वे अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं और गजा मेड़ा द्वारा मारे जाते हैं। एक एक करके सुंडा के सारे सैनिक और शाही लोग मारे जाते हैं। कहते हैं कि वो वीरों की तरह लड़े थे आखिरी सांस तक। इस छल से नाराज होकर और अपने सम्मान की रक्षा में सुंडा राजकुमारी रश्मि सुंडा की बाकी सभी औरतों के साथ आत्मदाह करती हैं। अपनी ही तलवारों से वो अपनी जान ले लेती हैं ताकि मजापाहित के सैनिक उन्हें जीते जी हाथ न लगा पाए। इस इंसिडेंट को बैटल ऑफ बुबात के नाम से जाना जाता है और विकिपीडिया पर क्षत्रिय शब्द का भी वर्णन है, जो इस ओर इशारा करता है कि शायद ये सम्मान के लिए जान देने की साहसी संस्कृति भारत से ही यहाँ पहुंची थी। ये आत्मदाह जावा द्वीप का पहला जौहर था। रानी पद्मावती चित्तौड़ में जौहर करती हैं 1303 में, और यहाँ चित्तौड़ से मीलों दूर राजकुमारी रश्मि करती हैं 1357 में। इस पूरे इंसिडेंट का जब राजा हयम वुरुक को पता चलता है तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। वो गजा मेड़ा से मंत्री पद छीन लेते हैं और उन्हें राज्य महल से निष्कासित कर देते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से मजापाहित राज्य का हीरो गजा मेड़ा, जिसने कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, आज एक विलन बन जाता है। ये एक अंत था उस काबिल कमांडर का जिसने अपने राज्य के लिए कई जंग तो जीते, मगर अंत में कुछ ऐसी मर्यादाओं को लांघ गया जिसे लांघना निंदनीय था, गलत था। इधर सुंडा में राजा और राजकुमारी को अपने बलिदान की वजह से वो स्थान मिला जो किसी राजगद्दी से भी ऊपर था। आने वाले सभी राजाओं ने अपने आप को इस राजा की संतान माना जिसने इतना बड़ा साहस दिखाया था। मजापाहित राज्य के अधीन बाली द्वीप पर भी सुंडा के साहस से कारनामे को बहुत सम्मान मिला। ये बात मैं आपको विकिपीडिया से पढ़वाता हूँ, और शायद इसी से प्रभावित होकर या इसी के जैसा
उनका भी एक रस्म था जिसका नाम था पुपुतान। लेकिन अभी पुपुतान की बात मैं ज़रा कुछ देर बात करूँगा। इसके बाद आने वाले राजाओं के समय मजापाहित राज्य की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी दौरान आज के सिंगापुर में सिंगापुरा राज्य अपने आप को आज़ाद घोषित करता है। इस सिंगापुरा राज्य पर मजापाहित आक्रमण करते हैं और इसे फिर से अपने राज्य में जोड़ लेते हैं। इसका राजा परमेश्वरा भाग के मलक्का चला जाता है, जहां वो मुस्लिम ट्रेडर्स और चीन के मिंग राजवंश की मदद से एक राज्य बनाता है। कहते हैं परमेश्वरा ने इस्लाम धर्म अपना लिया था पॉलिटिकल पावर के लिए, और इस तरह बनता है आने वाले समय का सबसे प्रमुख सल्तनत, मलक्का सल्तनत। यहाँ थोड़े स्कॉलर्स कंफ्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने खुद ये धर्म बदला था और कुछ कहते हैं कि उनके पुत्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। खैर, मलक्का सल्तनत के इस राजा का नाम था इस्कंदर शाह। यहाँ इस बदलाव को हमें समझने के लिए हमें पूरे विश्व को देखना होगा। उत्तरी भारत में मुस्लिम राज आ चुका था। इंडियन ओशन में अब अरब ट्रेडर्स का ज़्यादा दबदबा था। मिडल ईस्ट में सल्तनट्स आ चुकी थी, कैलिफेट्स आ चुकी थी। चाइना के सबसे बड़े एडमिरल जेंग जी एक मुस्लिम थे, जो कि चीन से निकलकर अफ्रीका तक जाते हैं अपने सबसे बड़े वॉयज को लेके। वो रास्ते में इंडोनेशिया के कई द्वीपों को आज़ाद कर सल्तनत बनाते हुए चले जाते हैं। वो मलक्का भी रुके थे। अरब ट्रेडर्स अपने साथ अब सूफी और मुस्लिम इमामों को नए देश ले जा रहे थे, इसलिए बहुत तेज़ी से इंडोनेशिया के इन सारे द्वीपों पर इस्लाम फैलना शुरू होता है। ये भले ही फोर्सफुल ना हो, मगर इसलिए फैलना शुरू हो रहा था क्योंकि व्यापार और पॉलिटिकल ताकत अब इस्लामी देशों के पास थी और हिंदू राज्य एक एक करके ख़त्म हो रहे थे। मलक्का स्टेट जैसा महत्वपूर्ण दर्रा अब एक मुस्लिम देश के अधीन था, इसलिए वो सल्तनत ताकतवर होती चली गई और चाइना और अरब देशों के सपोर्ट से वो बाकी देशों को हराने लगी थी और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगी थी। इसी कड़ी में कंबोज देश में खमेर और इंडोनेशिया में मजापाहित राज्य खत्म होते चले गए। मजापाहित के रॉयल्स ने भी अब धीरे धीरे इस्लाम धर्म अपनाना शुरू कर दिया था। सुमात्रा के उत्तर में आके सल्तनत आई, ब्रुनई सल्तनत बनी और कहते हैं ऐसी छोटी मोटी मिलाकर 300 सल्तनत बन गई इस इंडोनेशिया द्वीप पर। लेकिन इस्लाम को लेके कुछ चीज़ें इंडोनेशिया में खास हुई। पहली तो ये है कि यहाँ उर्दू शब्द मलय भाषा में जुड़ गए, ना कि कोई नई भाषा आई, इसलिए इसे आसानी से लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। और शायद इस धर्म और इस भाषा ने इन द्वीपों को बाद में यूनाइट होने का कारण भी दिया। जब यूरोपियंस ने इन्हें कॉलोनी बनाया था, इसलिए इस्लाम इनके लिए एक यूनिटी पॉइंट बना जब इन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी यूरोपियन से। और इसलिए आज भी विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडोनेशिया है। लेकिन बात यह भी गलत नहीं है कि इंडोनेशिया के इतिहास में इस्लाम मेजर तरीके से 1400-1500 के बाद ही आया, जबकि 732 से यहाँ और बल्कि उसके पूर्व से भी यहाँ हिंदू राष्ट्र थे। आज भी इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, खासकर बाली द्वीप में। लेकिन हिंदू सभ्यताओं के अवशेष और हिंदू धर्म का इन्फ्लुएंस आप आज भी पूरे इंडोनेशिया में देख सकते हैं। अब इस एपिसोड के अंत में बात करते हैं पुपुतान की। इंडोनेशिया कॉलोनी थी डच की। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडोनेशिया स्पाइस ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ यूरोपियन पावर्स यानी कि ब्रिटिश, फ्रांस और डच आपस में लड़ते रहते थे द्वीपों के अधिकार के लिए। इसी दौरान जब बाली द्वीप पर 1849 में डच पहुँचे पूरी द्वीप को जीतने, तब हुआ बाली इतिहास का पहला पुपुतान, जिसे बुलेलैंग पुपुतान कहा जाता है। इसके बाद 1906 में होता है दूसरा प्रमुख पुपुतान, जिसे बादुंग पुपुतान कहते हैं। इस पुपुतान में डच ईस्ट इंडिया की सेना डेंसपासार बाली के किले के सामने खड़ी थी। उनके हाथों में थी बंदूकें और बाली की सेना के पास केवल तलवारें या तीर थे। बाली की सेना जानती थी कि मौत निश्चित है, मगर वो डच सेना की क्रूरता से भी परिचित थी। किले की आखिरी लड़ाई शुरू होने से पहले एक बिगुल बजता है और किले के अंदर से एक पालकी निकलती है। इस पालकी में राजा बैठा हुआ था। उस राज्य की सारी जनता उस राजा के साथ किले से बाहर निकलती है। सभी के हाथों में क्रिस होती है, यानी कि तलवार। अचानक से पालकी रुकती है, राजा खड़ा होता है और अपने प्रमुख पंडित को इशारा करता है। इशारा पाते ही पंडित राजा के सीने में क्रिस घोंप देता है और राजा मर जाता है। डच सेना ये देखकर दंग रह जाती है। राजा के मरते ही बाकी सभी लोग भी अपने सीने में क्रिस मारकर खुद का आत्मदाह कर लेते हैं।
एक औरत गुस्से में खुद को मारने से पहले अपने गहने डच सेना के मुंह पर मारती है। इससे घबराकर डच सेना अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है और सारी जनता मारी जाती है और रह जाता है तो बस लाशों का ढेर। बच्चे बड़े सब खत्म। उस साहसी जनता ने अपने राजा के कहने पर अपने सम्मान को बचाते हुए अपनी जान ले ली थी। उन्होंने गुलामी के बदले सम्मान और मौत चुनी थी। रानी पद्मावती का जौहर, राजकुमारी रश्मि का आत्मदाह और फिर बाली का पुपुतान, ये तीनों इवेंट्स भले ही एक दूसरे से दूर हुए थे, टाइम स्केल पे भी और मैप पर भी, मगर ये तीनों ही साहस गाथा है उन लोगों की जिन्होंने सम्मान चुना गुलामी के आगे। तो ये थी कहानी इंडोनेशिया के इतिहास की, जो कि कलिंगा की बाली यात्रा से शुरू होती है और प्रम्बनाम मंदिर में हुए भव्य रुद्राभिषेक तक का सफर बताती है। इसी बात के साथ मैं अक्षय कपूर आज का ये एपिसोड खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही एपिसोड आपको बहुत पसंद आए होंगे। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना ना भूलिएगा। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का एक डेमो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो ओपन करने के बाद आपको शेयर बटन दबाना है। शेयर बटन दबाते ही आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें आपको व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर आ रखे माय स्टेटस को आप सेलेक्ट करें तो वो लिंक अपने आप बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको केवल ट्रायंगल ग्रीन बटन को क्लिक करना है और ये शेयर हो जाएगा। शेयर करने से पहले आप लिंक के नीचे अपनी रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं।